कुशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक, जिसके अंदर हम कोर्स कवर कर रहे हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स का कोर्स, जिसका नाम हमने यहाँ पर दिया है सृजन। तो इसके अंदर लेसन 6 तक हम यहाँ पर 1 जनवरी 2019 से लेकर 10 फरवरी 2019 तक का जो भी करंट अफेयर का मैटर है तो वो सब हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो उसी के आगे से यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रिकमेंड कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है एशियाटिक लायन से रिलेटेड। तो एशियाटिक लायन यहाँ पर क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि एशियाटिक लायन से रिलेटेड इसको कंजर्व करने के लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो प्रोजेक्ट किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर लॉन्च किया गया था। एंड ये टोटल कितने साल के लिए ये प्रोजेक्ट है, तो लगभग 3 साल के लिए प्रोजेक्ट है, मतलब 3 साल तक यहाँ पर इसके लिए फंडिंग दी जाएगी। एंड टोटल जो फंडिंग दी जाएगी वो दी जाएगी 98 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर 3 साल के अंदर यहाँ पर ख़त्म किए जाएंगे। एंड वो 3 साल कौन कौन से हैं, तो 2018 से लेकर 2021 तक इसके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलेगा। एंड जैसा कि मैं आपको बता दूं एशियाटिक लायन, तो इसके अंदर जो ये प्रोजेक्ट चालू किया गया है तो इसके अंदर बेसिकली होगा कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा कि वो भी इनके संरक्षण में अपनी यहाँ पर मदद करें। एंड एशियाटिक लायन जैसे आपने पता होगा, अगर नहीं हो तो मैं बता देता हूँ आपको, ये एंडेमिक है। एंडेमिक का बेसिकली मतलब होता है कोई भी चीज़ एंडेमिक उस जगह होती है, मतलब उस जगह के अलावा वो कहीं भी नहीं मिले। अगर कोई भी स्पीसीज़ वेस्टर्न घाट के अंदर ही मिलती है तो वो स्पीसीज़ वहाँ के लिए क्या हो जाएगी, एंडेमिक हो जाएगी। मतलब कोई जगह पे वो एक ही चीज़ मिलती है वहाँ पर। तो उसी तरीके से जो एशियाटिक लायन है ये भी जो गिल्ड लैंडस्केप है, गिल्ड लैंडस्केप कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, तो वहाँ की ये एंडेमिक स्पीसीज़ है। एंड इसके अलावा जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है 1972 का, तो उसके अंदर इसको शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। मतलब अगर आप इनके हंटिंग कर दें या इनको मारते हैं, इनको नुकसान पहुँचाते हैं तो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो पनिशमेंट है वो यहाँ पर उसके लिए रखा गया है। इसके अलावा साइट्स की जो अपेंडिक्स 1 होती है, जो लिस्ट होती है उसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट लिस्ट है साइट्स की भी, उसके अंदर इसको अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है। एंड IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसके अंदर इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे यहाँ पर इसके काम होता है, किस किस के लिए ये किस कैटेगरी के अंदर ये कहाँ के लिए एंडेमिक है, कौन सा प्रोजेक्ट चालू किया गया है, कितने साल के लिए किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास मानसागर लेक से रिलेटेड। तो मानसागर लेक जो यहाँ पर न्यूज़ में क्यों थी, तो मानसागर लेक सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि ये कहाँ की लेक है, तो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो राजस्थान के अंदर ही सिचुएटेड है। एंड बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या था, 22 जो बर्डिंग फेयर था तो वो मानसागर लेक पे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। एंड एक आर्टिफिशियल लेक है। तो लास्ट ईयर भी यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया था लेक के बारे में कि आर्टिफिशियल लेक है या फिर नेचुरल लेक है। तो आपको पता होना चाहिए, लेक का भी आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल लेक है मतलब मैन मेड है या फिर नेचर के द्वारा ही यहाँ पर लेक को यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास अबू धाबी से रिलेटेड। तो अबू धाबी हमारे नेबर के अंदर ही है, हमारे जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ है तो वहाँ पर ये लोकेटेड है। तो अबू धाबी ने अभी यहाँ पर क्या किया है कि जो हिंदी है, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो उसको यहाँ पर इन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर बनाया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया तो मतलब थर्ड लैंग्वेज जो इनकी हो गई है वो अब हिंदी हो गई है यहाँ पर। तो हिंदी के अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की जाती है, तो अरेबिक एंड इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की जाती है। एंड हिंदी को लैंग्वेज बना रहे हैं मतलब हिंदी की कोई बोलने वाले भी होने चाहिए। तो लगभग जो अबू धाबी की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 30% जो लोग हैं वो वहाँ पर इंडियंस हैं। एंड लगभग जो 60 से 65% जो पॉपुलेशन है वो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो 30% पॉपुलेशन इंडियन है। देन इंडियन से रिलेटेड बहुत सारे वहाँ पर क्राइम भी होते रहते हैं, बहुत सारे कोर्ट केसेस भी वहाँ पर चलते रहते हैं। तो कोर्ट के अंदर भी उनका जो जुडिशरी है उनको और ज़्यादा हेल्प हो सके, जो प्रोसीडिंग्स वगैरह होती है उनमें और ज़्यादा उनकी मदद हो सके, इसलिए भी यहाँ पर जो हिंदी है उसको यहाँ पर ऑफिशियल जो स्टेटस है वो यहाँ पर दे दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नेबरिंग कंट्री ने अभी हिंदी को यहाँ पर उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज करा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए अबू धाबी ने कराया है यहाँ पर। इसके अलावा जो बड़े एग्जाम है SSC एंड UPSC उनके अंदर पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस पे किस लैंग्वेज को इंक्लूड किया है, पहले कौन कौन सी लैंग्वेज थी, वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, तो वो सब चीज़ें आपको, उसकी लोकेशन क्या है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास नमामि गंगे प्रोग्राम से रिलेटेड। तो नमामि गंगे प्रोग्राम, ये से तो प्रोग्राम जो बहुत पुराना है, जब जो फर्स्ट टर्म था मोदी गवर्नमेंट का तब वहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था गंगा को साफ सफाई करने के लिए। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों, द मनी डेट प्राइम मिनिस्टर गेट इन गिफ्ट्स एंड अवार्ड्स विल गो टू दिस। तो आपको जिससे पता होगा कि प्रधानमंत्री जो हमारे हैं बहुत सारे लोगों से यहाँ पर मिलते हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह वहाँ पर मिलते हैं, गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो उनकी जब पूरा टाइम हो जाता है तब उनकी बोली लगाई जाती है, देन उनसे कुछ ना कुछ वहाँ पर अमाउंट मिलता है। तो उस अमाउंट को जो नमामि गंगे प्रोग्राम है उसके अंदर यहाँ पर खर्च किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस
जो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर ये पैसा यहाँ पर लगाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर ये जो पैसा है यहाँ पर लगाया जाएगा। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ नमामि गंगे प्रोग्राम क्या था। तो नमामि गंगे प्रोग्राम था कि गंगा को साफ करने के लिए जो प्रोग्राम है उसको नमामि गंगे प्रोग्राम यहाँ पर बोला गया था। एंड बेसिकली किस किस के द्वारा यहाँ पर ये मैनेज किया जाएगा, तो बाय नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, तो एक बॉडी बनाई गई थी। इसके अलावा जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इन द सेंस कि ऐसे राज्य जहाँ से गंगा पास हो रही है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से गंगा नदी जो पास हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो इन पांचों राज्य से यहाँ पर जो गंगा है वो यहाँ पर बह रही है। तो बाई एनएमसीजी, तो एनएमसीजी के यहाँ पर ये द्वारा बनाई गई थी। एनएमसीजी मतलब नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा के द्वारा यहाँ पर ये बनाई गई थी। एंड इसके अंदर ये काउंसिल भी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं नेशनल गंगा काउंसिल। तो वो किसके द्वारा हेड की जाती है, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर हेड की जाती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि इसके अंदर सारे ऑल ओवर इंडिया के लोग, इंडिया के जो स्टेट है वो इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा आपको ध्यान भी रखना है कि ओनली ये पांचों स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इसके साथ इन्वॉल्व है। इसके अलावा इसके जो पिलर्स भी उनके बारे में भी आपको मैं वर्बली बता देता हूँ, वो इतना आपको डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि आप जनरल नॉलेज के अंदर देखते हैं तो आपको पता होगा जैसे गंगा को साफ़ करना है तो सीवेज ट्रीटमेंट भी हमें साफ़ करने होंगे, रिवर सरफेसिंग भी क्लीन करनी होगी, एफोरेस्टेशन भी वहाँ पर करना होगा चाहे वो सॉइल इरोजन को वहाँ पर रोक सके। इसके अलावा इंडस्ट्रियल से जो वेस्टेज निकलता है उसको भी हमें वहाँ पर रोकना होगा। इसके अलावा रिवर का हमें डेवलपमेंट करना होगा। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना होगा रिवर की। जैसे कि आपने देखा होगा जो डॉल्फिन्स वगैरह हैं वो वहाँ पर आ गई हैं वापस से, अभी जो लॉकडाउन की वजह से जो वहाँ पे क्लीनिंग हो गई है अपने आप, तो नेचर अपने आप को वहाँ पर सही कर लेती है। एंड इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके अलावा गंगा ग्राम का भी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर चालू किया गया है। तो ये सारे पिलर्स हैं जो नमामि गंगे प्रोग्राम है उससे रिलेटेड, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास नागौर फेयर से रिलेटेड। तो नागौर फेयर कहाँ का फेयर है, तो नागौर फेयर है यहाँ पर एनिमल फेयर है ये राजस्थान का। एंड क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट कैटल फेयर है ये इंडिया का। तो फर्स्ट लार्जेस्ट जो कैटल फेयर है वो कौन सा है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट है यहाँ पर सोनेपुर का जो कैटल फेयर है बिहार का। तो वो सबसे बड़ा फेस्टिवल यहाँ पर माना जाता है। एंड इसको और किसके नाम से भी जाना जाता है, तो इसको रामदेव जी कैटल फेयर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है नागौर फेयर को। तो आपसे पूछा जा सकता है किस स्टेट के अंदर है, नाम भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है स्टेट मेंशन के रूप में कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पर फेयर है। तो आपको ध्यान है सेकंड लार्जेस्ट फेयर है यहाँ पर ये। एंड जो नागौर है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो नागौर सिचुएटेड है बेसिकली बीकानेर एंड जोधपुर के बीच में। एंड ये जो फेयर है नागौर फेयर ये हर साल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल यहाँ पर जनवरी से फरवरी के बीच में 4 से 10 दिन के लिए ये फेयर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास डेज से रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया था हम डेज भी यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। तो 30 फरवरी को यहाँ पर क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ऑफकोर्स आपको पता होगा कि 13 फरवरी को समथिंग कुछ किस डे या फिर हक डे को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चलता है पूरा 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। तो 13 फरवरी को यहाँ पर क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड रेडियो डे भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जो 2019 की जो थीम थी वर्ल्ड रेडियो डे की, तो वो थीम क्या थी, डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। मतलब आपको डायलॉग करना है, टॉलरेंस रखना है एंड पीस रखना है। जैसे आपने रेडियो पे देखा होगा, रेडियो पे जो खबरें आती हैं उसके अंदर डायलॉग कितना अच्छा होता है, कितने अच्छे से वो बात करते हैं, कितने अच्छे से आपको स्टोरी सुनाते हैं, न्यूज़ सुनाते हैं, आपके लिए सॉन्ग्स प्ले करते हैं। टॉलरेंस कितना रखते हैं, कस्टमर के जो भी कॉल आते हैं उनकी जो भी रिक्वेस्ट वगैरह आती है वो भी इतने अच्छे से करते हैं। एंड एक पीस मेंटेन रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले के जो न्यूज़ चैनल होते थे तो एक मोनोटोनस वे के अंदर बोलते थे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी कुछ हो, लेकिन उनकी जो लय होती थी वो बिल्कुल एक कंटिन्यूस फ्रेम में होती थी। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि हर चीज़ को यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया जाता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर 2019 की जो थीम थी वो थी डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास स्वच्छ शक्ति 2019 से रिलेटेड। तो स्वच्छ शक्ति 2019 यहाँ पर क्या था, तो एक सब मिशन था स्वच्छ भारत मिशन का। जो स्वच्छ भारत मिशन हमारे यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जिसके तहत हमें 2019 टू अक्टूबर तक जो 2014 के अंदर मिशन लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इसके बारे में बताया था कि देवालय से पहले शौचालय, मतलब हमें शौचालय पहले बनाने हैं। एंड उसके तहत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शौचालय बने थे। इंडिया का जो ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस यहाँ पर हो गया था। ऐसा नहीं है कि मतलब पेपर के अंदर तो हो गया था, लेकिन ऑल ओवर कंट्री के अंदर भी हम ग्राउंड लेवल पे भी देखा जाए तो पहले जो सिचुएशन थी उससे हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आगे बढ़े हैं, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी जो टर्म्स वगैरह हैं, जैसे कि फर्स्ट लेवल ऑफ वेरिफिकेशन वहाँ पर करना था, सेकंड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन वहाँ पर करना था। तो बहुत सारे स्टेट्स ने यहाँ पर उतने अच्छे से वेरिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि स्कीम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पर रही है। ठीक है, तो उसके अंदर ही ये जो स्वच्छ शक्ति है तो वो अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। तो ये अवार्ड किसको दिया गया था, टू फोकस ऑन द 2019 लीडरशिप रोल प्लेड बाय रूरल वुमेन इन स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जो रूरल वुमेन्स थी तो उनके द्वारा जो
उनका जो रोल प्ले किया गया था, तो उसके देखते हुए स्वच्छ शक्ति यहाँ पर अवार्ड उनको दिए गए थे। एंड इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो गांधीनगर गुजरात के अंदर इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था। किस दिन लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल वुमेंस डे 2017 के अंदर ये यहाँ पर ये अवार्ड यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि इंटरनेशनल जो वुमेंस डे है ये किस दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास एमओयू से रिलेटेड। ठीक है, तो एमओयू यहाँ पर साइन हुआ था, तो किस किस के बीच में साइन हुआ था, तो इंडिया एंड नॉर्वे के बीच में यहाँ पर एमओयू साइन हुआ है। तो किस फील्ड के अंदर ये काम करेंगे, टू कॉम्बैट मेरीन पोल्यूशन। तो मेरीन पोल्यूशन को यहाँ पर कम करने के लिए यहाँ पर दोनों कंट्रीज यहाँ पर साइन करेंगी। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, एमओयू के अंदर बेसिकली होता है क्या है कि एमओयू के अंदर होता है कि आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो भी एक्सपर्टीज़ है, या फिर किसी भी एक देश के अंदर उस फील्ड में अच्छा काम हो रहा है तो वो दूसरे देश को यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर ये जो एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये यहाँ पर साइन किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड। तो अफ्रीकन यूनियन क्या है बेसिकली, तो अफ्रीकन यूनियन ने यहाँ पर 55 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है यहाँ पर। तो उसके अंदर बेसिकली हुआ क्या है कि इजिप्ट को अभी वहाँ की जो अफ्रीकन यूनियन है तो उसका यहाँ पर प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। तो एयू जो बेसिकली इसका अंदर होता क्या है कि हर साल इसकी जो चेयर है वो वहाँ पर घूमती है। एयू ने अपने अंदर ही यहाँ पर 5 रीजन बनाए हुए हैं। तो 5 रीजन में से हर साल वहाँ पर लोग नॉमिनेट होते हैं एंड हर साल वहाँ में से कोई ना कोई उसका यहाँ पर चेयरमैन बनता है। तो 2019 के अंदर जो अफ्रीकन यूनियन थी उसका चेयरमैन कौन बना था, तो इजिप्ट वहाँ पर बना था। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ पर चेयरमैन बने थे एयू के। एंड एयू के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फाउंडेशन है वो कब रखी गई थी, तो 26 मई 2001 के अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई थी एडिस अबेबा के अंदर, जहाँ पर इसका सेक्रेटरीट भी है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। एंड इसके अलावा इसकी जो फाउंडेशन तो यहाँ पर रखी गई थी एडिस अबाबा के अंदर, लेकिन इसको ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था, तो 9 जुलाई 2002 के अंदर इसको साउथ अफ्रीका से यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है अफ्रीकन यूनियन, जैसे कि आपको अफ्रीका के देशों के बारे में पता होगा, यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती है, ईजिली पावर ट्रांसफर यहाँ पर नहीं होता है। तो अफ्रीकन यूनियन का बेसिकली एम ये रहता है कि अच्छे से जियो पॉलिटिक्स वहाँ पर चली जाए, लोग अच्छे से रहें, इसके अलावा डेवलपमेंट करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहे हैं वहाँ पे। वहाँ की कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा गरीब है तो उनकी भी इकोनॉमी यहाँ पर अच्छे से हो सके एंड एक वो वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को अच्छे से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सके। तो वो सब भी यहाँ पर जो अफ्रीकन यूनियन है उसका यहाँ पर एम है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर साल इसकी जो मेंबरशिप है, इसकी जो चेयरमैनशिप है वो वहाँ पर चेंज होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, एडिस अबेबा के अंदर। इसको कब लॉन्च किया गया था एंड इसका करंट चेयरमैन कौन है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास एमपी से रिलेटेड। तो मध्य प्रदेश ने यहाँ पर एक योजना यहाँ पर लॉन्च की थी जिसका नाम है लॉन्चेस स्वाभिमान योजना। तो स्वाभिमान योजना के अंदर क्या करा गया है कि इसके अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो यूथ है उनको यहाँ पर 100 दिन का यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा महात्मा गांधी जो इसको मनरेगा जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर भी जो रूरल पर्सन है उनको यहाँ पर 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एमपी ने अपने यहाँ पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग थे तो उनके लिए भी यहाँ पर जो स्कीम है ये यहाँ पर चालू की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है, तो एमपी ने यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास बिहार से रिलेटेड। तो बिहार के अंदर जो पेंशन स्कीम है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो बिहार के अंदर स्कीम थी यहाँ पर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना फॉर ऑल द पीपल हु आर अबाउट 60 ईयर्स एंड हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस विल बी एलिजिबल टू गेट ₹400 पर मंथ। तो बिहार के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी स्कीम्स मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो लास्ट सेक्शन के अंदर भी हमने काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स यहाँ पर कवर की थी। तो इसी के अंदर तो बिहार के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किस स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर है, तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार की है। इसके अंदर होगा क्या, अगर आपकी एज जो है वो 80 ईयर से ऊपर हो जाती है तो आपको पर मंथ कितनी पेंशन मिलेगी, यहाँ पर 500 रुपीज़ मिलेगी। अगर 60 ईयर से लेकर 79 ईयर तक की आपकी एज है तो आपको 400 जो रुपीज़ है तो वो पर मंथ वहाँ पर आपको मिलेगा। एंड इसके अंदर सारे मेल फीमेल चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी कास्ट के हों, सबको यहाँ पर कवर किया गया है। एंड बेसिकली मेन बात यह है कि अगर उनको और किसी भी स्कीम के अंदर कवर नहीं किया गया है, जैसे बहुत सारी अलग अलग स्कीम होती है स्पेसिफिकली, अगर वो सब उन स्कीम के अंदर नहीं आते हैं तो वो सब इस स्कीम के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बिहार की यहाँ पर स्कीम है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास हरियाणा से रिलेटेड। तो हरियाणा के से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, तो 33rd सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। एंड जो पार्टनर नेशन था 2019 का वो था थाईलैंड। तो हरियाणा के अंदर सूरजकुंड मेला यहाँ पर
सेलिब्रेट किया जाता है। तो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ हरियाणा जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है तो वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सूरजकुंड जो मेला होता है इसके अंदर जो क्राफ्ट्स, इसके अंदर जो हैंडलूम्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रमोशन किया जाता है। एंड ये जो फेस्टिवल है ये लगभग 15 दिन तक चलता है। तो इससे इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी भी एक पता लगती है। इसके अलावा जो खादी को बढ़ावा देने का हमारा जो काम है, इसके अलावा जो हाथ के बुनकर होते हैं तो उनको बढ़ावा देने का जो काम है वो भी इसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के अंदर ये सेलिब्रेट किया गया था सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। पार्टनर नेशन कौन था? थाईलैंड पार्टनर नेशन था, मतलब थाईलैंड ने भी इसके साथ पार्टनरशिप की थी। एंड इसकी जो थीम रखी गई थी, थीम किस स्टेट के ऊपर रखी गई थी? तो महाराष्ट्र के ऊपर इसकी यहाँ पर जो थीम थी वो रखी गई थी। और कितने दिन का ये फेस्टिवल होता है? तो 15 डेज का यहाँ पर ये फेस्टिवल कंडक्ट होता है। लास्ट न्यूज़ है हमारे पास इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड। तो इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर जो वायु शक्ति एक्सरसाइज है तो वो यहाँ पर कंडक्ट की थी। तो कहाँ पर की थी? तो पोखरण के अंदर यहाँ पर की थी। पोखरण किस स्टेट के अंदर है? तो राजस्थान के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है वायु शक्ति। जैसे कि मैंने आपको बताया था हम मिलिट्री एक्सरसाइज भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो वायु शक्ति आपको ध्यान रखना है कि इंडियन एयरफोर्स की। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है गगन शक्ति। तो वो दोनों आपको ध्यान रखना है, इंडियन एयरफोर्स से यहाँ पर रिलेटेड है। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आपको लेसन अच्छे नहीं लगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए या फिर वीडियो को डिसलाइक कीजिए। एंड कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मेरे को बताइए कि वीडियो के अंदर आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोस के अंदर यहाँ पर उसको इंप्रूव कर सकूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर के अंदर भी ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलते रहें, एंड इसके अलावा आपका जो भी करंट अफेयर का मैटर है वो छूटे नहीं। जैसे कि आज ही जो न्यूज़ निकली है कि जो EPFO का एग्ज़ाम था वो तो 2021 के अंदर शिफ्ट हो चुका है। एंड जो UPSC का एग्ज़ाम था जिसको 31 मई को होने वाला था वो 4 अक्टूबर को यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है एंड मेरे पास भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम है। तो अब हम साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा जो मैटर है वो यहाँ पर कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स को यहाँ पर ख़त्म करेंगे, देन उसके बाद हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और जो भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं तो वो सब हम इनको साथ साथ लेके चलेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर वीक नहीं हो, आप हर सब्जेक्ट के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो इतनी ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, इतने ज़्यादा बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर नहीं जा सकते एंड वहाँ पे जाके कोचिंग नहीं ले सकते, तो उनको भी मेरा चैनल रेफ़र कीजिए ताकि वो भी घर बैठ के अपने यहाँ पर अच्छे से सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कर सकें। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।